हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था फंक्शन का कंसेप्ट क्या था और उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन हमने स्टार्ट किए थे। ठीक है, हमने टोटल 4 टाइप्स देखे थे कि टोटल हमारे पास 4 टाइप्स के फंक्शन होते थे। फर्स्ट था हमारे पास TNRN, दूसरा था TSRN, उसी तरह से बाकी के दो थे TNRS और TSRS। ठीक है, इसके अंदर हमने पहले दो वाले फंक्शंस के टाइप्स जो थे वो देख चुके हैं। राइट, चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा तीसरा टाइप, जिसका नाम है टेक नथिंग बट रिटर्न समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर मैं तीसरा वाला यूडीएफ जो है वो बना रहा हूँ। चलिए तो जो हमारे पिछले यूडीएफ थे, ठीक है, उसको मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ। ओके, चलिए अब मुझे कौन से टाइप का बताना है, टेक नथिंग। यानी कि सपोज मैंने कोई एक एग्जाम्पल कोई पर्सन को कॉल किया इस तरह से, राज। ठीक है, अब हम सभी को मालूम पड़ चुका है कि टेक नथिंग होता है, यानी कि हमें यहाँ पर ब्रैकेट्स में से कोई भी किसी भी टाइप का डेटा पास आउट नहीं करना होता। ठीक है, ब्रैकेट्स को टोटली हमें क्या रखना होता है, एम्प्टी रखना होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टेक नथिंग। उसके बाद आ रहा है रिटर्न समथिंग। अब ये हमारे लिए नहीं आया, तो चलिए सबसे पहले मैंने फंक्शन को कॉल किया, लेकिन मैं फंक्शन को तभी कॉल कर सकूंगा जब हमारे पास वो यूडीएफ बना हुआ होगा। राइट, तो हमें इस तरह से पहले तो बना लेना है अपना कस्टम फंक्शन। ओके, अब राज को मैंने कॉल किया तो राज यहाँ पर कॉल हो गया। अब इसके अंदर मौजूद जितने भी स्टेटमेंट हो गए वो आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे। राइट, अब सपोज यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैंने राज को कॉल किया मुझे 2 नंबर का सम मिलना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहीं पर 2 वेरिएबल बनाऊंगा, ए एंड बी, दोनों के अंदर कोई वैल्यू मैंने इनिशियलाइज कर दी। ठीक है, इस तरह से अब मैं यहाँ पर क्या करवाऊंगा, इन दोनों का सम करवाऊंगा, ए प्लस बी। लेकिन अब इन दोनों को मैं प्रिंट नहीं करूंगा बल्कि रिटर्न करूंगा। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हो इस तरह से, रिटर्न। ठीक है, अब देखिए हमारे पास नया कीवर्ड आया है रिटर्न। क्यों? क्योंकि हमारा यूडीएफ का क्या टाइप क्या था, रिटर्न समथिंग। यानी कि अब तक हम पढ़ चुके थे रिटर्न नथिंग, उसके अंदर क्या होता था, हम यहाँ पर ओनली एंड ओनली प्रिंट करवाते थे। हाँ, ऑपरेशन आप कोई भी कर सकते हो, फॉर लूप घुमा सकते हो, लॉजिकल स्टेटमेंट इफ एल्स घुमा सकते हो। राइट, लेकिन आप यहाँ पर कुछ भी रिटर्न अभी तक नहीं करवाते थे। ठीक है, लेकिन अब मुझे क्या करना है, रिटर्न करना है। तो कोई भी वैल्यू अगर आपको इस फंक्शन की बॉडी में से बाहर रिटर्न करनी हो, बाहर भेजनी हो, किस जगह पर, जहां पर वो कॉल हुआ है वहां पर। ठीक है, तो वहां तक भेजने के लिए आपको कीवर्ड का यूज करना है रिटर्न। रिटर्न, और उसके बाद आपको लिखना है कि आप क्या भेजना चाहते हो। क्या आप सिर्फ ए भेजना चाहते हो यानी कि 4, तो आपको यहाँ पर सिर्फ लिखना होगा ए। क्या आप सिर्फ बी भेजना चाहते हो तो आपको लिखना होगा यहाँ पर बी। क्या आप यहाँ पर कोई डायरेक्टली वैल्यू भेजना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल 55, तो आप डायरेक्टली इस तरह से भी लिख सकते हो 55। ठीक है, लेकिन हमें तो क्या भेजना था, इन दोनों का सम, ए और बी का सम भेजना था, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया ए प्लस बी। ठीक है, तो अब इन दोनों का सम क्या होगा, 4 + 3 7। तो हमने यहाँ पर इनडायरेक्टली रिटर्न क्या कराया हुआ है, 7। ओके, अब देखिए कंपाइल करके हम रन करेंगे प्रोग्राम को। तो यहाँ पर जैसे मैंने कंपाइल एंड रन किया फाइल को, मेरा आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, मेरा आउटपुट टोटली एम्प्टी आएगा। क्यों? क्योंकि हमने कहीं पर भी फिलहाल प्रिंट नहीं किया हुआ। ठीक है, इस वजह से देखिए सबसे पहले तो प्रोग्राम जैसे ही हमने स्टार्ट किया, आपको यहाँ पर void main एग्जीक्यूट होगा मिलेगा। ठीक है, उसके अंदर आपने एक ही लाइन लिखी है राज, यानी कि आप फंक्शन को कॉल करा रहे हो। अब जैसे ही फंक्शन को कॉल करोगे आप, उसके अंदर मौजूद ईच एंड एवरी लाइन स्टेप बाय स्टेप रन होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर आया रिटर्न। अब रिटर्न क्या करवा रहे हो आप, दोनों का सम, यानी कि इनडायरेक्टली यहाँ पर लाइन क्या बन रही है, रिटर्न 7। ठीक है, इस तरह से बन रही है लाइन। ओके, अब अगर मे भी आपको याद होगा तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने कहा था कि जब भी फंक्शन की बॉडी के अंदर रिटर्न वाली कोई भी स्टेटमेंट नहीं आती, तब आप यहाँ पर पूरे फंक्शन का डेटा टाइप क्या मेंशन करते थे, void। ठीक है, लेकिन अब हमें void मेंशन नहीं करना है। अब हमें क्या मेंशन करना है, जो भी आप वैल्यू रिटर्न करा रहे हो ना, उस वैल्यू का डेटा टाइप आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो देखिए आप रिटर्न क्या करा रहे हो, a + b, यानी कि इनडायरेक्टली आप क्या रिटर्न करवा रहे हो, 7। ठीक है, तो 7 का डेटा टाइप क्या आएगा, ऑब्वियसली इंटीजर आएगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर void नहीं बल्कि लिखना होगा इंटीजर, इस तरह से। ठीक है, तो अब आपके फंक्शन के अंदर जब भी रिटर्न वाला स्टेटमेंट देखने को मिले, तो रिटर्न क्या हो रही है वैल्यू, उसका डेटा टाइप आपको ध्यान में रखना है, नोट करना है, और वो सेम डेटा टाइप आपको फंक्शन का डेटा टाइप अप्लाई कर देना है इस तरह से। ओके, चलिए अब मैंने सेव किया। अब देखिए कंपाइलर ने फंक्शन तो कॉल कर दिया, ठीक है, रिटर्न भी करवा दी वैल्यू। अब क्वेश्चन है कि ये रिटर्न हो चुकी है 7 वैल्यू, वो कहाँ पर रिटर्न हो गई है। तो देखिए जब भी आप फंक्शन को कॉल करते हो, ठीक है, तो उसी वक्त ये जो रिटर्न वाली वैल्यू है ना, वो यहाँ पर वापस आ जाती है। जहाँ पर आपको फंक्शन ने कॉल किया था वहीं पर वो 7 वैल्यूज वापस आ जाती है।
आपने राज को कॉल किया था, ठीक है। अब राज ने क्या कहा, राज ने आपको 7 वैल्यू पास कर दी, सेंड कर दी बैक, ठीक है। तो 7 अभी रिटर्न होकर मेन के अंदर आ जाएगी और कहां पर रिप्लेस हो जाएगी, यहां पर जहां पर आपने राज लिखा था ना वहां पर आ जाएगा 7, इस तरह से, ठीक है। कंफ्यूज मत होएगा, देखिएगा जब भी आपने फंक्शन को कॉल किया, ओके, तो कंपाइलर ने फंक्शन की ईच एंड एवरी लाइन एग्जीक्यूट करनी स्टार्ट कर दी, लास्ट में आया रिटर्न a प्लस बी, रिटर्न यानी कि वापस भेजना, किस जगह पर वो वापस भेजेगा a प्लस बी की वैल्यू, जहां पर उन्होंने कॉल किया है। तो यहां पर आपने राज को कॉल किया था, तो a प्लस बी की वैल्यू वहीं पर आपको रिटर्न होकर मिल जाएगी, यहां पर 7, ठीक है। तो इस वक्त 7 इस तरह से हमारी मेन की बॉडी के अंदर पुटअप हुए हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर प्रिंटफ के अंदर नहीं लिखा, तो इसलिए हमें आउटपुट के अंदर भी शो नहीं हो रहा है 7, ठीक है। तो इसका आउटपुट आएगा 7, लेकिन वो फिलहाल प्रिंट नहीं हो रहा, राइट। यहाँ पर जैसे आपने राज को कॉल किया, यहाँ पर कुछ प्रोसेस हुई, दोनों का सम हुआ और वो रिटर्न हो गया। कहाँ पर रिटर्न हो गया, जहाँ पर आपने राज लिखा था वहाँ पर अब रिप्लेस हो चुका है 7, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रिप्लेस हो चुका है 7 बैकवर्ड में, ठीक है। बैकएंड के अंदर अब यहाँ पर राज नहीं लिखा हुआ है बल्कि 7 लिखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर 7 प्रिंट नहीं हो रहा है, क्योंकि 7 को प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, प्रिंटफ के अंदर लिखना होगा ना, राइट। तो मुझे यहाँ पर इस तरह से प्रिंटफ के अंदर लिखना होगा %d एंड देन आफ्टर 7, तब जाकर आपका 7 प्रिंट होगा। तो यानी कि आपको राज को प्रिंटफ के अंदर लिखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 7 तो नहीं मिलने वाला, यानी कि आपको दिखने नहीं वाला, यहाँ पर बैकएंड के अंदर इसी तरह से आ रहा है, लेकिन फिलहाल आपको कोडिंग के अंदर क्या मिलेगा, राज ही मिलेगा। तो पूरे राज को आपको यहाँ पर पुटअप कर देना है, ठीक है। तो चले इस पूरे राज को मैं किसके अंदर लिखूंगा, फिलहाल प्रिंटफ के अंदर लिखूंगा। तो प्रिंटफ %d एंड देन आफ्टर राज, इस तरह से आपको बनानी है सिंटेक्स, ओके। आपने क्या पुटअप किया, यहाँ पर पूरा राज फंक्शन कॉल किया और यहाँ पर पुटअप किया, क्योंकि जैसे आपने राज फंक्शन को कॉल किया तो ऊपर से आपको वैल्यू रिटर्न मिल चुकी, कितनी, 7, तो यहाँ पर इनडायरेक्टली आ चुका है 7, ठीक है। तो 7 का डेटा टाइप होता है इंटीजर, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा था %d, दैट्स ऑल, ओके। चलिए सेव करते हैं फाइल को, अगेन कंपाइल एंड रन, तो अब आपको आउटपुट के अंदर मिलेगा 7, देखिए, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी वैल्यू ऊपर से रिटर्न करवा सकते हो, ओके। चलिए सपोज मैंने यहाँ पर रिटर्न करवाया था 89, तो अब आपको 89 मिलेगा। अब आपको रिटर्न क्या मिल रहा है, 89, ठीक है। तो जब भी आपने राज को कॉल किया, आपका कंपाइलर ने इतना सभी एग्जीक्यूट कर दिया स्टेटमेंट्स, यहाँ से रिटर्न किया 89, तो यहाँ पर रिप्लेस कर देगा क्या, 89, ठीक है। तो बैकएंड के अंदर आपको यहाँ पर 89 मिलेंगे। चलिए अब मैंने किया सेव, कंपाइल एंड रन, तब आपको मिल गया सक्सेसफुली 89, ओके। तो इस तरह से आप रिटर्न के जरिए कोई भी वैल्यू रिटर्न करवा सकते हो, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ पर वेरिएबल्स बनाए तो उसी वेरिएबल के रिगार्डिंग ही वैल्यूज आप यहाँ पर रिटर्न करो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू रिटर्न करवा सकते हो। और हाँ, रिटर्न का स्टेटमेंट किस तरह से लिखना है आपको, सिंटेक्स रिटर्न, उसके बाद स्पेस, उसके बाद जो भी आप वैल्यू रिटर्न कराना चाहते हो वो वैल्यू। कई बार आपको इंटरनेट के अंदर ये वाली सिंटेक्स भी मिलेगी, रिटर्न एंड देन आफ्टर ब्रैकेट्स के अंदर कोई वैल्यू, ठीक है। तो ये सिंटेक्स भी वैलिड ही है, आप दोनों सिंटेक्स अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये पुरानी सिंटेक्स है, ये भी चल ही जाएगी। चलिए सेव किया मैंने, कंपाइल एंड रन, तो अब देखिए अब भी आपको आउटपुट के अंदर मिलेगा 89, ओके। लेकिन हम नई सिंटेक्स को फॉलो करेंगे, बीच में हम स्पेस रखेंगे इस तरह से, ओके। अब चाहो तो वो ब्रैकेट्स वाली सिंटेक्स भी अप्लाई कर सकते हो, ओके। चलिए अगेन अब मैं यहाँ पर कराऊंगा a और b, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अब क्या आएगा हमारे पास, 12 आएगा, ओके। चलिए सेव किया, कंपाइल एंड रन, तो अब आपको मिल चुका है 12, ओके। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये था हमारा TNRS। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हमारा थर्ड टाइप, टेक नथिंग बट रिटर्न समथिंग, ठीक है। तो अब आपको खास ध्यान रखना है, जब भी आप कोई वैल्यू रिटर्न कराते हो तो उसका जो डेटा टाइप आएगा वो सेम आपके फंक्शन का डेटा टाइप बन जाएगा, ओके। चलिए ये आपकी पहली मेथड थी TNRS की। दूसरी मेथड क्या है, यहाँ पर सपोज ये वाली लाइन कई लोगों को कंफ्यूज कर देगी, राइट। आप लोग कहोगे कि सर ये जो पहली वाली मेथड थी ना, ये वाली ये बेहतर थी, डायरेक्टली हमें राज लिखना पड़ता था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता था, जब भी आप राज को कॉल करते थे आपका कंपाइलर वैल्यू रिटर्न करता था a और b का मल्टीप्लिकेशन यानी कि 12, तो 12 यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। इस तरह से रिप्लेस हो चुका है, लेकिन आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ये प्रोसेस बैकएंड के अंदर होती है। यहाँ पर तो आपको क्या दिखेगा, ओनली एंड ओनली राज ही लिखा हुआ दिखेगा, लेकिन राज का आउटपुट क्या आ रहा है, इनडायरेक्टली यहाँ पर मैं कमेंट के अंदर लिख रहा हूँ 12 आ रहा है, राइट। तो 12 यहाँ पर ऐसे ही पड़े हुए हैं मेन के अंदर, कोई भी मेरा डेटा ऐसे ही पड़ा हुआ है तो वो प्रिंट नहीं होगा।
अब कोई भी डेटा को सेव करने के लिए आप क्या करोगे, इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो, राइट। तो सपोज मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा a इज इक्वल टू राज। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्रिएट करूंगा इंटीजर a, ठीक है। तो अब देखिए राज की जो वैल्यू आ रही थी ऊपर से कितनी 12, ठीक है, ऊपर से उन्होंने रिटर्न किया 12, तो यहाँ पर रिप्लेस हो गया 12। अब 12 को मैंने इक्वल टू की मदद से a के अंदर असाइन कर दिया, ठीक है। तो अब 12 किसके अंदर हो गया स्टोर, a के अंदर। तो सिंपल है, अब मुझे किसको प्रिंट कराना है, a को प्रिंट कराना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा %d एंड देन आफ्टर a, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं /n। चलिए अब मैंने किया सेव, कंपाइल एंड रन, तब भी आपको सेम वही आउटपुट देखने को मिलेगा 12, ठीक है। तो ये आपके पास दो मेथड है, या तो डायरेक्टली आप अपने यूडीएफ को कॉल करवा दो प्रिंटएफ के अंदर तो भी आपका वही आउटपुट आएगा, या तो आप अपने यूडीएफ का आंसर किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो और फिर उस वेरिएबल को प्रिंट करा दो, ठीक है। तो आपके पास ये दो मेथड है, दोनों में से जो भी आपको अच्छी लगे, जो भी आप प्रीफर करते हो वो आप लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन डेवलपर सबसे ज्यादा नीचे वाली सिंटेक्स, ये वाली सिंटेक्स को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आपको राज का आउटपुट चाहिए होगा तब आपको क्या करना होगा, बार बार इसको कॉल करना होगा इस तरह से प्रिंटएफ के अंदर राज राज एंड राज। इससे बेहतर क्या होगा कि एक ही बार आप कॉल कर दो, किसी वेरिएबल के अंदर सेव कर दो और फिर थ्रू आउट द प्रोग्राम उस वेरिएबल को ही यूज करो, ठीक है। तो अब आपको बार बार कॉल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा कंसेप्ट TNRS का। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। चलिए अब आप यहाँ पर रिटर्न कोई भी वैल्यू करवा सकते हो जैसा कि मैंने पहले बोला वैसे। चलिए सपोज मैं यहाँ पर फ्लोट वैल्यू रिटर्न कराऊंगा, ठीक है, 8.9। तो अब देखिए यहाँ पर हमने रिटर्न कौन सी वैल्यू करवाई, फ्लोट वैल्यू। तो पूरे फंक्शन का डेटा टाइप भी क्या बनेगा, फ्लोट बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, फ्लोट वाला वेरिएबल लेना होगा, क्योंकि ऊपर से मेरी वैल्यू कितनी आ रही है, नीचे फ्लोट वैल्यू, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर लिखना होगा %f और यहाँ पर भी लिखना होगा %f। चलिए सेव किया, कंपाइल एंड रन। तो अब आप देख सकते हो हमारी पूरी दोनों की दोनों वैल्यू फ्लोट के अंदर आ चुकी है, ओके। तो इस तरह से आप फ्लोट वैल्यू भी रिटर्न करवा सकते हो। और हाँ, उसी तरह से सेम आप कैरेक्टर वैल्यू भी रिटर्न करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने रिटर्न किया कैपिटल K, ठीक है। तो अब मेरा डेटा टाइप क्या बनेगा, कैरेक्टर बनेगा। चलिए अब मैंने यहाँ पर कैरेक्टर का वेरिएबल ले लिया, यहाँ पर कर दिया %c, यहाँ पर कर दिया %c। चलिए सेव किया मैंने, अगेन कंपाइल एंड रन। तो अब आप देख सकते हो हमारे पास आउटपुट में सक्सेसफुल आ चुका है कैपिटल K, ओके। तो डजंट मैटर कि आप यहाँ पर क्या करवा रहे हो, कौन से ऑपरेशंस करवा रहे हो, ओनली मैटर्स इज आप रिटर्न क्या करवा रहे हो, क्योंकि जो भी आप रिटर्न करवाओगे उसी का डेटा टाइप आपके फंक्शन का डेटा टाइप बनेगा, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग आपको नीचे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज करना है और उसी टाइप का वेरिएबल बनाना है, ओके। तो ये चीज़ आपको खास ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। तो ये था हमारा तीसरा टाइप, टेक नथिंग रिटर्न समथिंग। अगेन हम वर्ड को समझेंगे। टेक नथिंग यानी कि जब भी आप फंक्शन को कॉल करते हो आपको ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी टेक नहीं करवाना, कोई भी टाइप का डेटा टेक नहीं करवाना। और दूसरा वर्ड रिटर्न समथिंग यानी कि अब आपका फंक्शन जब आप कॉल करोगे तब कुछ रिटर्न करता होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कोई प्रिंटएफ नहीं किया मैंने, सिंपल रिटर्न किया, क्योंकि अब ये वैल्यू रिटर्न होगी, कहाँ पर रिटर्न होगी, नीचे। जब आपने उसको कॉल किया था तब उस जगह पर वो रिटर्न हो जाएगी, और तब हमने नीचे लिखा है प्रिंटएफ, ठीक है। ऊपर तो हमने सिर्फ क्या करवाया, रिटर्न करवाया, ओके। तो ये था आपका तीसरा टाइप TNRS, ओके। चलिए अब लास्ट टाइप है हमारा टेक समथिंग रिटर्न समथिंग यानी कि TSRS। अब आप समझ ही चुके होंगे, टेक समथिंग यानी कि जब भी आप फंक्शन को कॉल करवाओगे आपको ब्रैकेट्स के अंदर कुछ डेटा पास करना होगा, राइट। रिटर्न समथिंग यानी कि अब आपको कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न भी करवानी होगी, ठीक है। तो चलिए अब मैं यहाँ पर चौथा डेटा टाइप लिखता हूँ TSRS। चलिए फॉर एग्जाम्पल मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जो कि मुझे स्क्वायर रिटर्न करके देगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं उस फंक्शन का नाम रखूंगा SQR, इस तरह से। तो SQR को मैंने कॉल किया तो सबसे पहले यहाँ पर बना भी होना चाहिए, राइट, इस तरह से। चलिए अब हम क्या करेंगे, टेक समथिंग यानी कि अब मुझे कुछ डेटा यहाँ पर पास करना होगा। सपोज मुझे 5 का स्क्वायर कितना चाहिए वो मुझे फाइंड करना है, तो मैंने यहाँ पर डेटा पास कर दिया 5, ठीक है। SQR उसके अंदर मैंने एक आर्ग्यूमेंट पास कर दी 5, तो जितनी आर्ग्यूमेंट मैंने पास की ऊपर इतनी आर्ग्यूमेंट मुझे क्या करनी होगी, कैच करनी होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर n के अंदर मैंने ये जो 5 है वो कैच कर लिया, ओके। अब यहाँ पर क्या करना है, मुझे रिटर्न समथिंग करना है, यानी कि कुछ ना कुछ तो आपको कंपलसरी रिटर्न करना ही होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर रिटर्न करूंगा। हाँ, मेरा गोल क्या था, अगेन जो भी मैं डेटा पास करूँ उसका मुझे स्क्वायर चाहिए था, ठीक है। तो स्क्वायर फाइंड करने के लिए
सिंपल फॉर्मूला है n इंटू एन। ठीक है, जो भी नंबर है उसको अपने आप से ही मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपको क्या दे देगा, स्क्वायर दे देगा। ठीक है, चलिए अब मैंने रिटर्न क्या करवाया, n इंटू एन, यानी कि इंटीजर इंटू इंटीजर, यानी कि इसका आउटपुट क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। राइट, चलिए समझते हैं किस तरह से। यहाँ पर नीचे से मैंने 5 किया पास, तो यहाँ पर n के अंदर क्या आ गया, अब 5 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिटर्न, चलिए वो मैं लिख देता हूँ, रिटर्न n इंटू एन यानी कि 5 इंटू 5। ठीक है, तो 5 इंटू 5 क्या रिटर्न होगा, 25। तो इनडायरेक्टली आप इंटीजर वैल्यू रिटर्न करवा रहे हो। राइट, तो अब आपका पूरे फंक्शन का डेटा टाइप भी क्या बनेगा, इंटीजर बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको डिसाइड करना है आपके फंक्शन का डेटा टाइप। ओके, चलिए अब आप क्या करो, इस पूरे फंक्शन को या तो एक वेरिएबल के अंदर सेव करवा लो या तो डायरेक्टली इस तरह से प्रिंटफ करवा दो। ठीक है, %d एंड देन आफ्टर यहाँ पर ब्रैकेट ओवर। ठीक है, तो चलिए अब मैंने सेव किया, कंपाइल एंड रन, तो अब आप देख सकते हो हमें आउटपुट सक्सेसफुल मिल चुका है 25। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना कस्टम फंक्शन बना सकते हो TSRS की मदद से। चलिए मैं यहाँ पर टाइप मेंशन कर देता हूँ, ये हमारा फोर्थ टाइप था TSRS। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट मेथड थी। या फिर दूसरी मेथड क्या थी, जैसा कि हमने अभी देखा, फंक्शन को सिर्फ कॉल करो कोई नई वैल्यू के साथ, अब उसको प्रिंटफ ना कराओ बट कि उसको कोई इसी नए वेरिएबल के अंदर सेव कर दो, फॉर एग्जांपल आंस। ठीक है, तो मैंने एक नया वेरिएबल एज्यूम कर लिया, इंटीजर आंस, देन आफ्टर अब मुझे प्रिंट करवाना होगा ओनली आंस को, तो %d देन आफ्टर आंस। ठीक है, इस तरह से। चलिए अब मैंने यहाँ पर कर दिया /n, फाइल को किया सेव, अगेन कंपाइल एंड रन। ओके, यहाँ पर हम सेमीकोलन भूल चुके हैं। ओके, अगेन सेव, कंपाइल एंड रन। तो चलिए देखिए, अब हमें 5 का भी स्क्वायर मिल चुका है और 8 का भी स्क्वायर मिल चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी इमेजिनेशन के थ्रू किसी भी टाइप की फंक्शनलिटी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो विथ यूज ऑफ फंक्शन। ठीक है, स्क्वायर नाम का कोई भी बिल्ट इन फंक्शन है ही नहीं सी लैंग्वेज के अंदर, लेकिन हमने अपना खुद का बना दिया। ठीक है, तो आप चारों टाइप में से किसी भी टाइप की मदद से अपना खुद का फंक्शन बना सकते हो। ठीक है, और स्क्वायर को हर बार कितनी भी टाइम आप कॉल कर सकोगे नई नई वैल्यू पास आउट करने के थ्रू। ओके, तो चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये था हमारा फोर्थ टाइप TSRS, यानी कि टेक समथिंग रिटर्न समथिंग। ओके, चलिए तो इस तरह से हमने चारों टाइप देख लिए, टाइप्स ऑफ UDF, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ओके, तो इस तरह से आप विथ इन 4 टाइप्स अपना खुद का कस्टम फंक्शंस बना सकते हो कोई भी फंक्शनलिटी के साथ। ओके, तो चलिए अब मैं इसके थ्रू आपको कुछ होमवर्क प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं मल्टी लाइन कमेंट के अंदर लिख रहा हूँ। चलिए यहाँ पर फर्स्ट होमवर्क है आपका, फर्स्ट प्रोग्राम, फाइंड क्यूब ऑफ गिवन नंबर यूजिंग UDF। ठीक है, जैसे कि मैंने इस फंक्शन के अंदर क्या किया था, इस प्रोग्राम के अंदर स्क्वायर फाइंड किया, उसी तरह से आपको क्या फाइंड करना है, क्यूब फाइंड करना है। ठीक है, लेकिन बाय गिवन नंबर, यानी कि यूजर को स्कैनफ करना है, यूजर से एक इनपुट लेना है, यूजर जो भी इनपुट डालेगा उसका ऑटोमेटिक क्यूब मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर आपको स्कैनफ भी लगाना होगा, आपको सोचना है किस तरह से आप स्कैनफ लगाओगे, किस पोजीशन पर स्कैनफ लगाओगे। राइट, चलो दूसरा, परफॉर्म arithmetic operation using switch case and UDF। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या करना है, एरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना है आपको, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस। ठीक है, ये 5 टाइप्स आपको परफॉर्म करना है। जब हमने स्विच केस पढ़ा था तभी मैंने इसी टाइप का एक सेम एग्जांपल दिया था कि स्विच केस की मदद से आप कैलकुलेटर बना के आओ। ठीक है, तो सेम वही वाला सेम टू सेम आउटपुट है, उसी तरह से आपको लिखना है। देखिए आउटपुट आपको किस तरह से लाना है वो मैं बता दूं। सबसे पहले आपको यूजर के थ्रू ए की वैल्यू पूछनी है, देन आफ्टर बी की वैल्यू रिट्राई करनी है। ठीक है, स्कैनफ के थ्रू। फिर आपको एक मैसेज प्रिंट कराना है कि भाई प्रेस 1 फॉर एडिशन, उसी तरह से प्रेस 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, देन आफ्टर प्रेस 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, उसी तरह से प्रेस 4 फॉर डिवीजन एंड देन आफ्टर प्रेस 5 फॉर मॉड्यूलस। ठीक है, तो इस तरह से आपको सबसे पहले क्या करना है, 2 वैल्यू लेने के बाद आपको इस तरह की 5 लाइन प्रिंट करानी है एंड देन आफ्टर यूजर से उसकी चॉइस पूछनी है। ठीक है, जैसा कि आप सेम टू सेम स्विच केस वाले एग्जांपल के अंदर कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल चॉइस को लेने के लिए मैंने नया वेरिएबल ले लिया C
अब सपोज यूजर ने यहाँ पर प्रेस किया 3, ठीक है, तो अब 3 को आपने किसके अंदर स्टोर करवा दिया, सी के अंदर। ओके, तो अब क्या होगा, यूजर ने चूज किया है 3, यानी कि अब उसको मिलना चाहिए मल्टीप्लीकेशन, किसका, किस, ए और बी का। तो आपको यहाँ पर प्रिंट करवाना है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 5 एंड 3 इज 15, ठीक है। ए और बी की जो भी वैल्यू होगी वो डायनेमिकली यहाँ पर आ जानी चाहिए ऑटोमेटिक, और इसका जो भी मल्टीप्लीकेशन होगा वो भी यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो आप कहोगे कि सर ये तो सेम टू सेम वही प्रोग्राम है जो कि आपने स्विच केस के अंदर किया था, ठीक है। तो हाँ, ये यही प्रोग्राम है जो कि मैंने पहले स्विच केस जब हम पढ़ चुके थे तब मैंने आपको एज अ होमवर्क के अंदर दिया था। तो सेम वही प्रोग्राम करना है, लेकिन ट्विस्ट क्या है, यहाँ पर आपको यूडीएफ की मदद से भी करना है। एक ही प्रोग्राम के अंदर आपको स्विच केस भी यूज करना है, साथ ही साथ यूडीएफ भी। ओके, तो यानी कि जब भी आप सपोज 1 प्रेस करोगे, यानी कि स्विच केस के अंदर आपका फर्स्ट केस क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। तो ट्रू होने के बाद आप क्या करते थे, अब तक डायरेक्टली ये वाली लाइन प्रिंट करा देते थे, राइट, केस 1, केस 2, केस 3 के अंदर। लेकिन अब आपको क्या करना है, जैसे ही कोई केस 1 ट्रू होगा तब आपको कोई यूडीएफ कॉल करना है। सपोज प्रेस 1 आपने किया तो आपको प्लस के लिए एक यूडीएफ कॉल करना है। अब आप यूडीएफ कोई भी बना सकते हो, फॉर एग्जांपल ऐड, ठीक है। उसी तरह से जब यूजर 2 प्रेस करेगा, यानी कि केस 2 जब आपका ट्रू होगा तब आपको दूसरा यूडीएफ कॉल करना है, फॉर एग्जांपल सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह से आपको टोटल 5 यूडीएफ बनाने हैं, ठीक है। एक ही प्रोग्राम के अंदर 5 यूडीएफ अलग अलग बनाने हैं। आप यहाँ पर नाम कुछ भी रख सकते हो। ईच एंड एवरी ऑपरेशन को कॉल करने के लिए अलग अलग यूडीएफ बने होने चाहिए, ठीक है। यह है आपका होमवर्क, क्लियर। और हाँ, वो 5 यूडीएफ आप बनाते हो तो ट्राई सभी का डेटा टाइप अलग अलग रखो आप। यानी कि हमने टोटल 4 टाइप्स के यूडीएफ पढ़ चुके हैं, राइट। लेकिन आपको कितने बनाने हैं, 5 बनाने हैं। तो पहले 4 हो गए, वो आप इस तरह से बनाओ TNRN, दूसरा वाला बनाओ TSRN, ठीक है। उस तरह से सभी अलग अलग बना दो। जो 5वां जो बचता है लास्ट में, वो आप कोई भी इनमें से डेटा टाइप का बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ट्राई कि एक ही प्रोग्राम के अंदर जितने भी आप यूडीएफ बनाते हो उन सभी का टाइप्स अलग अलग होगा, ठीक है। तो उस तरह से आपको एक कंप्लीट प्रोग्राम बनाना है यूजर की इनपुट की मदद से। ओके, चलिए, तो ये था आपका होमवर्क। ओके, अब यहाँ पर हमारे टाइप्स ऑफ फंक्शन जो थे वो हमारे ओवर होते हैं। ओके, चलिए, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पासिंग एरे एंड स्ट्रिंग। अब यूडीएफ के अंदर आप एरे भी पास कर सकते हो और साथ ही साथ स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो, ठीक है। हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं है कि जब भी आपको यूडीएफ को कॉल करोगे तो कंपलसरी आपको नीचे से इंटीजर, फ्लोट या फिर कैरेक्टर, इन तीनों में से ही कोई एक टाइप का डेटा पास करना है, नहीं। आप पूरा का पूरा 1D एरे, 2D एरे भी पास कर सकते हो और साथ ही साथ पूरी स्ट्रिंग भी पास कर सकोगे, ठीक है। तो चलिए, अगर हम हमारी फाइल के अंदर आएंगे, अब यहाँ पर ये जो टैब्स थे मैं पूरे के पूरे मिटा देता हूँ, ठीक है। ओके, सभी कमेंट्स मैंने मिटा दी और सभी हमारा कोडिंग मिटा दिया। ओके, चलिए, अब मैं क्या करूँगा, सपोज मुझे एक एरे बनाना है सबसे पहले, तो क्योंकि हमें एरे पास करना है, ठीक है। तो एरे पास करने के लिए हमें सबसे पहले एरे क्रिएट करना होगा। तो सपोज मैं कुछ मार्क्स का एरे क्रिएट कर दूंगा। सपोज यहाँ पर मैंने कुछ स्टूडेंट के मार्क्स पास कर दिए हैं आउट ऑफ 100 में से। किसी एक सब्जेक्ट के अंदर उसके मार्क्स आए हैं 87, देन आफ्टर दूसरे के अंदर आए हैं 80, देन आफ्टर 92, 79, देन आफ्टर 96, ठीक है। सपोज कोई एक स्टूडेंट है, उसके 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आउट ऑफ 100 इतने आए हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन सभी मार्क्स का एवरेज फाइंड करना है, ठीक है। इन सभी का एवरेज फाइंड करना है, लेकिन मेन के अंदर नहीं। हाँ, मेन के अंदर ऑब्वियसली कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम एक कंसेप्ट समझ रहे हैं, पासिंग एरे विथ कंसेप्ट, ठीक है। तो मैं क्या फाइंड करूंगा, सबसे पहले तो मैं एक यूडीएफ क्रिएट करूंगा एवरेज, ठीक है। तो यहां पर मैंने एक यूडीएफ क्रिएट कर दिया एवरेज। अब मुझे यहाँ पर मेन के अंदर कोडिंग नहीं करनी है, इसका एवरेज फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस पूरे एरे को यूडीएफ के अंदर यहाँ पर पास कर दूंगा। तो पूरे एरे को पास करने के लिए आपको यहाँ पर सिंपल वेरिएबल का नाम लिखना है, दैट्स ऑल। जो भी आपने एरे बनाया था उस एरे का नाम लिखना है। अब आपको यहाँ पर अगेन स्क्वायर ब्रैकेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये इनवैलिड माना जाएगा। आपको सिंपल एरे का नाम ही प्रोवाइड करना है। जो भी आपने एरे बनाया है उसका एरे का नाम यहाँ पर पास किया, ठीक है। तो अब आप एवरेज नाम के यूडीएफ के अंदर पूरा एरे ही पास कर रहे हो, तो अब ऊपर आपको पूरा एरे क्या करना होगा, कैच करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मार्क्स नाम का मैंने क्या बनाया, एक एरे बनाया, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर उसका डेटा टाइप भी क्या रखेंगे, हम इंटीजर रखेंगे, ठीक है।
अब देखिए हमने यहाँ पर क्यों एक सिंपल वेरिएबल नहीं बनाया बल्कि एक एरे बनाया, तो बहुत ही सिंपल है। नीचे से आप जो भी पास करोगे उसी टाइप का तो ऊपर उसको कैच करना होगा, राइट। अगर आप नीचे से सिंपल कोई वेरिएबल पास करते थे इंटीजर का, तो आपको सिंपल एक नया वेरिएबल बनाना था, तब आपको वेरिएबल बना की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब भी आप कोई एरे बनाकर पूरे एरे को पास करोगे तो ऊपर आपको कंप्लीटली उस एरे को ही स्टोर करना होगा, उसके अंदर ही कैच करना होगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर सिंपल वेरिएबल नहीं चाहिए था बल्कि एक एरे चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट डिनोट किए, राइट। वो उस एरे का डेटा टाइप हम क्या रखेंगे, इंटीजर। क्यों? क्योंकि नीचे से जो आपने एरे पास किया है उसका डेटा टाइप है इंटीजर, इसलिए ऊपर भी हमें रखना होगा इंटीजर। ओके, चलिए अब क्या होगा, ए के अंदर जितनी भी वैल्यूज थी वो अब जा चुकी है मार्क्स के अंदर। अगेन ए के अंदर जितनी भी वैल्यूज थी वो आपने यहाँ पर नीचे से पास कर दी, ऊपर आपने कैच किया मार्क्स के अंदर। तो यानी कि ये जो 5 वैल्यूज थी वो किसकी बन चुकी है, मार्क्स की बन चुकी है, ठीक है, मार्क्स नाम के नए एरे की। चलिए अब हम क्या करेंगे, मार्क्स को सिंपल प्रिंट करा कर देखते हैं कि एक्चुअली में आई है या नहीं। तो फॉर लूप के जरिए मैं घुमाऊंगा, ठीक है, पूरे एरे को प्रिंट करूंगा। तो सबसे पहले मैंने एक नया वेरिएबल ले लिया, देन आफ्टर मैंने फॉर लूप घुमा दी। अब कहाँ से कहाँ तक घुमानी है, तो हमारे पास इंडेक्स वैल्यू क्या थी, 0, 1, 2, 3 और 4। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे i इज इक्वल टू 0 से i लेस और इक्वल टू 4 तक i प्लस प्लस, ठीक है। अब हमें एरे की वैल्यू प्रिंट करनी है ईच एंड एवरी एलिमेंट की। तो %d देन आफ्टर किस वाले एरे की वैल्यू पास करनी है, मार्क्स थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप ए को एक्सेस नहीं कर सकोगे। ए तो कहाँ पर बना था, मेन के अंदर, तो मेन के अंदर ही ए चलेगा, ठीक है। यहाँ पर तो आपने कौन सा वेरिएबल नया बनाया, मार्क्स। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे मार्क्स ऑफ आई, ठीक है। चलिए सेव किया फाइल को, और हाँ ये पूरा एरे जो है वो हमारा कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, ठीक है। पूरा जो फंक्शन है वो कोई भी वैल्यू हमारी रिटर्न नहीं कर रहा। तो जब कोई भी फंक्शन रिटर्न ना करता हो कोई भी वैल्यू, तो हम यहाँ पर डेटा टाइप क्या मेंशन करते थे, वॉइड। ओके, चलिए कंपाइल एंड रन। तो अब देखिए हमारा पूरा एरे जो था वो कंप्लीट प्रिंट होकर आ चुका है, ठीक है, परफेक्ट। ओके, चलिए अब हमारा गोल क्या था, हमें इसका एवरेज फाइंड करना था, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपना कस्टम लॉजिक लगा सकते हो एवरेज फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले तो एवरेज फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें इन सभी का सम करना होता है, राइट। तो अगेन मैं एक नया वेरिएबल एज्यूम करूंगा, सम इज इक्वल टू 0। स्टार्टिंग में सम हमारे पास है ही नहीं, तो मैंने सम एज्यूम कर लिया 0। अब ईच एंड एवरी वैल्यू को इटरेट करने के बाद मैं सम के अंदर ऐड कर दूंगा मार्क्स ऑफ आई, ठीक है। क्या किया, ईच एंड एवरी वैल्यू को, ठीक है, सबसे पहले 87 उसको ऐड कर दिया सम के अंदर, उसके बाद 80 उसको ऐड कर दिया सम के अंदर, और फाइनली मैंने सम को क्या करवा दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। अब लास्ट में मैं प्रिंट करूंगा %d देन आफ्टर हमें एवरेज फाइंड करनी थी, राइट। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, जितना भी आपको फाइनल सम मिला है उसको डिवाइड करो नंबर ऑफ आइटम्स है। तो हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, 5, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया 5। ओके, अब आपने किया है डिवीजन, तो डिवीजन माइट भी किसके अंदर आ सकता है, फ्लोट के अंदर आ सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो %f। चलिए तो अब मैंने सेव कर दिया, देन आफ्टर यहाँ पर कर दिया कंपाइल एंड रन। अब आप देख सकते हो यहाँ पर हमें 0 0 मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए तो काम करते हैं, यहाँ पर %d लिखते हैं, क्योंकि हमने सम का डेटा टाइप क्या रखा था, इंटीजर रखा था, इसलिए। चलिए सेव किया, कंपाइल एंड रन। ओके, तो अब आपको कंप्लीट एवरेज वैल्यू मिल चुके हैं 86। ओके, तो इस तरह से हमने यूडीएफ बनाया, साथ ही साथ एक फंक्शन भी कर दिया, एक फंक्शनलिटी भी क्रिएट कर दी कि एरे जो भी यूजर पास करेगा, ठीक है, यहाँ पर उसका हमें क्या फाइंड करना था, एवरेज वैल्यू फाइंड करना था, ठीक है। लेकिन वो एवरेज वैल्यू फाइंड करने का लॉजिक हमने कंप्लीटली एक सेपरेट ब्लॉक के अंदर लग दिया, और वो ब्लॉक का नाम हमने रख दिया एवरेज। तो अब आप इस एवरेज को अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हो नए एलिमेंट के साथ। सपोज मैं यहाँ पर दूसरा एरे बनाऊंगा इंटीजर b, इसके अंदर मैं कुछ दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स लिखूंगा, ठीक है। इस तरह से मैंने अब क्या लिख दिया, कोई दूसरे स्टूडेंट्स के मार्क्स मेंशन कर दिए। अब मुझे उसका भी एवरेज फाइंड करना है, तो मैं अगेन एवरेज फंक्शन का यूज करूंगा। सिंपल मुझे यहाँ पर दूसरे एरे का नाम पास कर देना है b, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ /n। चलिए सेव करते हैं, कंपाइल एंड रन। तो अब आप देखिए फर्स्ट स्टूडेंट की एवरेज वैल्यू क्या आई, 86। उसी तरह से दूसरे स्टूडेंट की एवरेज वैल्यू क्या आई, 84, ठीक है। तो ये है आपका बेनिफिट फंक्शन बनाने का। आपको सिंपल एरे बना देना है सबसे पहले, फिर चाहे तो आप इस तरह से मैन्युअली बनाओ या फिर यूजर के थ्रू ले लो, ठीक है, स्कैनएफ के थ्रू, वो भी हम पढ़ चुके थे एरे के अंदर।
यानी कि ओवर एंड ऑल कितने भी एरे हो आपके पास, आप एवरेज फंक्शन का यूज करके ईच एंड एवरी एरे का क्या फाइंड कर सकते हो, एवरेज वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप फंक्शन के अंदर एरे को पास करते थे। तो चलिए इसी को बोलते थे पासिंग एन एरे। ठीक है, यहाँ पर जो हमने प्रोसीजर की है, यानी कि फंक्शन को कॉल किया लेकिन काउंट्स के अंदर कोई ऑर्डिनरी वेरिएबल पास नहीं किया, पूरा का पूरा एरे पास कर दिया, तो इसी मेथड को बोला जाता है पासिंग एन एरे। ठीक है, तो जैसे आप नीचे से पास करोगे आपको यहाँ पर कैच करना होगा। ठीक है, और यहाँ पर कैच करते वक्त कभी भी आपको यहाँ पर लिमिट देनी है या फिर नहीं देनी है, इसकी फिक्र नहीं करनी है। ठीक है, आप यहाँ पर टोटली एम्प्टी रख सकते हो क्योंकि नीचे से ऑलरेडी आपका एरे आ ही रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये था आपका पासिंग एन एरे, और उसी तरह से अब हम आगे बढ़ेंगे पासिंग अ स्ट्रिंग की तरफ। ठीक है, तो चलिए अब मैं इस पूरे को मिटा देता हूँ। ओके, अब हमें कंसेप्ट अप्लाई करना है पासिंग अ स्ट्रिंग टू अ फंक्शन। तो सबसे पहले हमारे पास स्ट्रिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली कोई स्ट्रिंग बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल नेम इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर मैन्युअली बना रहा हूँ। ठीक है, आप चाहे तो गेटस के थ्रू, यूजर के थ्रू भी ले सकते हो। सपोज यहाँ पर मेरे पास एक स्ट्रिंग है रेड एंड वाइट। ठीक है, इस तरह से मैंने एक स्ट्रिंग बना दी। ओके, अब हमें क्या करना है, सिंपल स्ट्रिंग को एक यूडीएफ के अंदर पास करना है। तो फॉर एग्जांपल उस यूडीएफ का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, फॉर एग्जांपल माई फंक। ठीक है, इस तरह से माई फंक्शन का शॉर्ट फॉर्म मैंने रख दिया। अब आपको क्या करना है, सिंपल इसको यहाँ पर पास कर देना है। जो आपकी स्ट्रिंग बनाई है उसको आपने कर दिया यहाँ पर पास। ओके, लेकिन सबसे पहले ये वाले नाम का फंक्शन यहाँ पर होना चाहिए, माई फंक। अब आपने नीचे से पास की है स्ट्रिंग, तो आप पर ऊपर आपको कैच भी करना होगा स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ तो आप स्ट्रिंग बनाओ कोई भी, इस तरह से नाम रख दिया मैंने एन। तो अब नेम की जो वैल्यू थी रेड एंड वाइट, वो आपने यहाँ पर पास कर दी, यहाँ पर ऊपर कैच कर ली एन के अंदर। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर एन को कंप्लीटली प्रिंट करवा सकते हो। चलिए, तो मैंने यहाँ पर प्रिंट एफ कर दिया %s एंड देन आफ्टर एन। ठीक है, पूरे फंक्शन में से कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है, तो आप यहाँ पर सिंपली लिख सकते हो वॉइड। ओके, चलिए सेव किया एंड रन। तब आप देख सकते हो हमें कंप्लीट आउटपुट मिल चुका है रेड एंड वाइट। ओके, फिर आप इस स्ट्रिंग के साथ कोई भी मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, str, lwr, upr, स्ट्रिंग कॉपी, वॉटएवर। सिंपल कंसेप्ट आपका यही था जैसा कि हमने एरे के अंदर किया। ठीक है, जैसा कि हमने पासिंग एंड एरे के अंदर किया, सेम टू सेम वही कंसेप्ट यहाँ पर है। तो इसी कंसेप्ट को बोला जाता है पासिंग और स्ट्रिंग। ठीक है, आप यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग बना लो, फिर चाहे वो इस तरह से मैन्युअली बनाओ या फिर यूजर के थ्रू रिट्राइव करो, आपको सिंपल उस स्ट्रिंग का नाम यहाँ पर पास करना है। तो ऊपर आपको स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के अंदर ही कैच करना है, यहाँ नाम यहाँ पर कुछ भी रख सकते हो। ओके, चलिए तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये था आपका पासिंग अ स्ट्रिंग कंसेप्ट। यहाँ पर आप अगेन मैं रिपीट करूंगा, कोई भी टाइप का लॉजिक अप्लाई कर सकते हो। मैंने सिंपल यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए सिर्फ आपको प्रिंट करके ही बताया है। ओके, चलिए तो ये था हमारा बाकी के दो कंसेप्ट, पासिंग अ स्ट्रिंग एंड पासिंग अ एरे। ठीक है, तो अब ये भी हमारा कंसेप्ट ओवर हो चुका है। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखते हैं रिकर्जन और नेस्टेड फंक्शन। ठीक है, लेकिन तब तक मैंने जो आपको ये दो एग्जाम्पल दिए हैं होमवर्क के अंदर, ठीक है, वो आपको कंप्लीटली कर आना है। ओके।